My dear student, today we will discuss the chapter 10 human settlement. जो आपका सिलेबस जो है थोड़ा सा बीच में डिलीट हो गया है बीच में चैप्टर, तो ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का ह्यूमन सेटलमेंट। यू नो वेरी वेल, कोई भी इंसान जो उसको रहने के लिए मकान चाहिए। स्टार्टिंग में जब इंसान रहता था तो उसके पास कोई ज़्यादा साधन नहीं थे, वो सिंपल सी अपनी झोपड़ी में रहता था, एक हट में रहता था। लेकिन आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो आज हम इस सेक्टर में देखेंगे कि ह्यूमन सेटलमेंट क्या है और वो कितने टाइप की होती है, और जैसे भी ग्रामीण है या अर्बन एरियाज है, किस तरह से कई टाइप की होती है, क्या क्या इसकी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ह्यूमन सेटलमेंट इज ए फॉर्म ऑफ द ह्यूमन हैबिटेशन, यानी कहाँ पर इंसान रहना पसंद करेगा, विच रेंजेस फ्रॉम ए सिंगल डेवलपिंग लार्ज सिटी, यानी बहुत ही छोटे से लेकर के बहुत बड़े तक। एक छोटा गांव होता है, पहले उसमें छोटे से दुकान होते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे कर करके एक बहुत बड़े सिटी बन जाते हैं। तो किस प्रकार से सिटी बने वो, कोई भी गांव है वो कहाँ पर बसा हुआ, क्यों बसा, उसके पीछे कौन कौन से कारण है, उसकी शेप क्या है, साइज क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, कुछ सोशल फैक्टर हैं, कल्चरल फैक्टर हैं, तो उसकी शेप को, साइज को इस प्रकार कब बढ़ाते हैं। इन अदर वर्ड्स, इट इज ए प्रोसेस ऑफ द ओपनिंग अप एंड सेटिंग of a previously uninhabited areas by the people. People live in the cluster of the houses that might be a village. इसमें कुछ houses, a cluster of houses that might be a village, a town or a city. The study of the human settlement, the study of the human settlement is the basic to the human geography, because the form of settlement in any particular region reflects the human relationship with the environment. तो इसमें देख सकते हैं बच्चों, अभी इस प्रकार के जो है सेटलमेंट की कुछ फोटो दिए गए हैं, इन फोटो में आप देख सकते हैं इस प्रकार की सेटलमेंट होती है। इसमें देखिए तीन चार प्रकार की सेटलमेंट दिखाई गई है। किस प्रकार की सेटलमेंट, एक स्लम एरियाज होते हैं, एक माउंटेन एरियाज होते हैं, एक बहुत ही डेंस सिटी होती है। तो इस प्रकार की ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग सेटलमेंट पाए जाते हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं, तो कहाँ पर किस प्रकार का फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसके अनुसार ही वहाँ पर सेटलमेंट। लैंड किस प्रकार की है, अगर सपोज करें प्लेन एरिया है, फर्टाइल सोइल है, तो वहाँ जो सेटलमेंट है वो डेंस होगी, कंपैक्टेड होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भी माउंटेन एरिया है, तो वहाँ जो सेटलमेंट है वो स्कैटर्ड होगी, स्कैटर्ड कहीं कहीं घर होंगे, तो वहाँ पर मकान बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके साथ साथ वहाँ देखते हैं माउंटेन एरियाज में उसकी जो रूफ होती है वो किस प्रकार स्लोपिंग होती है, क्योंकि वहाँ स्नोफॉल होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसके अलावा जो प्लेन एरियाज हैं वहाँ पर रोडवेज, रेलवेज, यानी सारी की सारी जो कंडीशन है वो फेवरेबल होती है। तो ये देखते हैं। अब हम मैं आपकी जो एनसीईआरटी की बुक से इसके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से ये होता है। तो ये आपकी बुक है, ये चैप्टर 10 दिया गया ह्यूमन सेटलमेंट। वी आर लिविंग इन ए क्लस्टर ऑफ द हाउसेज, यू मे call it a village, a town or a city. All are example of the human settlement. The study of the human settlement is the basic to the human geography, because the form of settlement in any particular region reflect the human relationship with the environment. यानी इंसान का environment के साथ किस प्रकार का relation है। A human settlement is defined as the place inhabited more or less permanently, वहाँ पर वो रहता है permanently. The house may be the designed और रिडिजाइन समय के साथ इसके अंदर चेंज हो जाता है। पहले अलग प्रकार के हाउसेस थे, आज अलग टाइप के। अगर आप शहरों में देखते हैं, अर्बन एरियाज में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है। तो इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम तो इंसान जो सीख लेता है किस प्रकार से हमने मकान बनाना है। आज की जरूरतें अलग है, पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो थी। बिल्डिंग्स में बी अल्टर्स, functions may change, but settlement continues in time and space. There may be some settlement which are temporary and occupied for the short period. तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसमें। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, रूरल और अर्बन। भाई किसको गांव कहें किसको शहर कहें, इसके बीच में थोड़ा सा एक आपस में यानी डाइकोटोमी रहती है, तो किसको गांव कहें किसको शहर कहें। एक्चुअली जो गांव होता है उसकी विशेषता अलग होती है, अर्बन एरिया होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो 1991 की जो सेंसस थी उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं, भी कम से कम जो है एटलीस्ट जिस गांव की या जिस एरियाज की पॉपुलेशन कम से कम 5000 थी, और वहां पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर।
इसके अलावा वहाँ पर जो मेल पॉपुलेशन है, मेल पॉपुलेशन के 75% मेल पॉपुलेशन engaged in the secondary and tertiary activities, ओनली मेल पॉपुलेशन। तो ये कुछ इसकी कंडीशन है। इसके अलावा वहाँ पर म्यूनसिपलिटी हो, यानी म्यूनसिपलिटी होना चाहिए, और या कोई नोटिफाइड एरिया हो, अर्बन नोटिफाइड एरिया, ये कुछ कंडीशन तब इसको हम जो है अर्बन एरियाज कहेंगे। अगर हम गांव की बात करते हैं तो गांव में क्या होता है, मोस्टली जो पॉपुलेशन है दे आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी मोर देन ए 75% पॉपुलेशन आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। यू कैन से एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, पिसिकल्चर है, इस प्रकार की जो एक कंडीशन है, इस प्रकार वो उसको गाँव कहेंगे। It is widely accepted that the settlement can be differentiated in terms of the rural and urban, but there is no consensus on what exactly defines a village or town. Although population size is an important criterion, it is not a universal criterion, since many villages in densely populated countries of India and China have a population exceeding that of some towns of the Western Europe and USA. यानी हमारे जो इंडिया के चाइना के गांव हैं वो यूरोपियन जो अर्बन एरिया उससे कहीं बड़े, अगर हम इसकी बात करते हैं वहाँ पॉपुलेशन, तो इसके साथ साथ और भी कई क्राइटेरिया है। एट वन टाइम द पीपल लिविंग इन विलेजेस pursue the agriculture or other primary activities, but presently in the developed countries, large section of the urban population prefer to live in the villages even though they work in the city. आज भी देखते हैं कि लोग गाँव रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो काम शहरों में करते हैं। ये इस प्रकार के जो खासकर से जो डेवलप कंट्री वहाँ की बात करते हैं। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाउन्स एंड विलेज is that in towns the main occupation of the people is related to the secondary and tertiary sectors, while in the villages most of the people are engaged in the primary occupations such as agriculture, fishing, lumbering, mining, animal husbandry। इस प्रकार का इसके बीच में एक और भी आता है सब अर्बनाइजेशन, ना वो गांव हो ना शहर है। It is a new trend of the people moving away from the congested urban areas to cleaner areas outside the city in search of a better quality of living। तो देखते हैं कि भीड़ भाड़ के कारण लोग जो है शहर से दूर थोड़ा सा हट के जो है वहाँ रहना पसंद करते हैं। तो ये सब अर्बन एरियाज हैं क्योंकि वहाँ जो साफ सफाई ठीक होती है। Important suburbs that develop around major cities and every day thousands of the people commute from their homes in the suburbs to their workplace in the city। तो वो यानी शहर से दूर रहते हैं लेकिन वो उनका जो वर्किंग प्लेस होता है वो शहर के अंदर होता है। इस प्रकार की ये भी कंडीशन देखी गई है आज के टाइम। तो डिफरेंशिएशन है between the rural and the urban on the basis of the function are the more meaningful even though there is no uniformity in the hierarchy of the functions। अगर हम बात करते हैं फंक्शन के आधार पर भी, जहाँ यानी हम देखें कि गाँव के अंदर जो मोस्टली लोग जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज में लगे हुए, जबकि जो अर्बन एरियाज है तो वहाँ पर सेकेंडरी, टर्शियरी या क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में लोग काम करते हैं। ये इसके अंदर है। पेट्रोल पंप्स आर कंसिडर्ड एज ए लोअर ऑर्डर फंक्शन इन द यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइल इट इज एन अर्बन फंक्शन इन इंडिया। Even within a country, rating of the functions may vary according to the regional economy। काम तो अलग अलग होते हैं कई बार इसी एरिया में। Facilities available in the villages, developed countries may be considered rare in village of the developing and the less developed country। तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर फैसिलिटीज गाँव के अंदर भी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए द सेंसस ऑफ इंडिया 1991 डिफाइंस द अर्बन सेटलमेंट। किसको हम अर्बन सेटलमेंट कहेंगे? ऑल प्लेसेस विच है म्यूनसिपलिटी, जहाँ पर हो, कॉर्पोरेशन हो, कंटोनमेंट बोर्ड हो और नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी, यानी जहाँ पर इस प्रकार से एंड हैव ए मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ द 5000 person, at least 75% of the male workers are engaged in the non-agriculture pursuit and a density of the population of at least 400 person per square kilometer। तो ये मैं आपको बता दूं पहले भी उसी प्रकार। Types and pattern of settlements. Settlements may also be classified by their the shape, pattern, type and major types। देखिए यहाँ पर भी पैटर्न किस प्रकार का, तो सेटलमेंट उसका पैटर्न। तो यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट होता है न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। These settlements are those in which the large number of the houses are built very close। यानी यहाँ पर जो हाउसेज है बिल्कुल क्लोज, तो पॉपुलेशन जो है यहाँ पर ज्यादा होती है। In which the large number of the houses are built very close to each other। So settlement developed along river valleys and in the fertile plains।
कम्युनिटीज आर क्लोजली निट एंड शेयर कॉमन ऑक्यूपेशंस। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो इसके अंदर होता है, तो ये सारी चीजें पाई जाती है। इसके साथ साथ दूसरा इसमें है आपका dispersed settlement. In these settlement, houses are spaced far apart and often intercepted with the fields. A cultural feature such as a place of the worship or a market bind the settlement. इसमें जो बिखरा हुआ होता है, जो सेटलमेंट है वो दूर दूर होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो दो प्रकार की सेटलमेंट होगी इसमें, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं रूरल सेटलमेंट की, रूरल सेटलमेंट के बारे में बताएंगे। तो रूरल सेटलमेंट आर मोस्ट closely and directly related to land. They are dominated by the primary activities such as agriculture, animal husbandry, fishing, etc. The settlement size is relatively small. Some factor affecting the location of the rural. कौन-कौन से फैक्टर हैं? नहीं, एक कॉमन फैक्टर है वैसे तो ये सभी के लिए, तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जहाँ पर कोई गांव बसता है तो वो वहाँ पर ही क्यों बसता है? तो सबसे पहले जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंसान की वो पूरी वहाँ पर होनी चाहिए। तो वाटर सप्लाई है, the rural settlement are located near the water bodies such as the rivers, lakes and springs where the water can be easily obtained. यानी आमतौर पर वहीं पर गांव बसेगा, शहर बसेगा जहाँ पर कोई वाटर का सोर्स हो, चाहे वो रिवर है, कैनाल है या कोई लेक्स है। Sometimes the need for the water drives people to settle in otherwise disadvantageous sites such as the islands surrounded by the streams or low-lying rivers bank. Most water-based wet point settlements have many advantages such as the water for the drinking, cooking and the washing, rivers and the lakes can be used to irrigate farm and land. तो इस प्रकार से जो वाटर है वो उससे बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो होती है, चाहे हमारा ड्रिंकिंग का है, कुकिंग का है, वॉशिंग का है या इरिगेशन का है। Water bodies also have the fish which can be caught for the diet and navigable rivers and lakes can be used for the transportation. तो वाटर के कई यूज हैं, वहाँ से फिशिंग भी कर सकते हैं और नेविगेशन भी होता है जो ट्रांसपोर्ट के लिए। दूसरा इसके अंदर है लैंड। लैंड वहाँ पर अगर फर्टाइल होगी यानी प्लेन होगी, people choose to settle the near fertile lands suitable for agriculture. In Europe, villages grew up near the rolling country, avoiding the swampy, low-lying land, while the people in the Southeast Asia choose to live near the low-lying river valleys and coastal plains suited for the wet rice cultivation. Early settlers choose the plain areas with the fertile soil. आप देखते हैं जहाँ जहाँ हमारे प्लेन एरिया है, सोइल फर्टाइल है, तो वहीं पर ज़्यादातर जो है लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ अच्छी क्रॉप्स होती है और इसके साथ साथ जो रेलवेज है, रोडवेज है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी वहाँ भी अच्छी होती है। दूसरा इसके अंदर है अपलैंड। देखिए अपलैंड कहाँ होता है? आसपास के एरिया से अगर कोई लैंड ऊंची है तो वहाँ पर कोई गाँव बसता है, उसका कारण होता है वो फंड आ जाती है वहाँ पर वैसे भी सेफ्टी के लिए। तो upland which is not prone to flooding was chosen to prevent the damage to houses and loss of life. Thus in the low-lying river basin, people choose to settle on the terraces and levees which are dry points. In tropical countries, people build their houses on stilts near the marshy lands to protect themselves from the flood, insects and the animal first. इस प्रकार से जो अपलैंड होती है उसके ऊपर रहना पसंद करते हैं, उसमें कई बार फ्लड आ जाती है या और कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें सेफ रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर आता है बिल्डिंग मटेरियल। The availability of the building material, wood, stone near the settlement is another advantage. वहाँ पर भी किस प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल, कई जगह एरिया होता है वहाँ पर लकड़ी से मकान बनाए जाते हैं, कहीं पर पत्थर से बनाए जाते हैं। Early villages were built in the forest, clearing the where wood was the plentiful. जहाँ पर लकड़ी ज़्यादा होती है तो वो लकड़ी का यूज करते हैं, यानी उस आसपास के एरियाज में किस प्रकार की जो है वो पाई जाती है। In the lower area of China, cave dwellings were the important and African savanna buildings material were mud bricks and the Eskimos in the polar regions use the ice blocks to the construct igloo. इस प्रकार के जो जहाँ पर ज़्यादा बर्फ पड़ती है तो वो आइस ब्लॉक का यूज करते हैं मकान बनाने के लिए। तो ये थी इस प्रकार की इसमें। उसके बाद दूसरा जो नेक्स्ट फैक्टर है इसके अंदर वो डिफेंस। इंसान कहीं भी ना चाहता तो उसमें डिफेंस जरूरी है। During the time of the political instabilities or hostility of the neighboring groups, villages were built on the defensive hills and islands. In Nigeria, upstanding in Silberg formed the good defensive sites. In India, most of the forts are located on the higher ground of the hills.
तो देखता भी आसपास में डिफेंस पॉइंट है उनसे, हमारा भी यहाँ पर भी सेफ्टी है नहीं। कई बार पहले जो एनिमल्स होते थे वाइल्ड एनिमल, उनसे बचाव के लिए, या बाहर के जो लोग आते थे उनसे आक्रमण के लिए, इस प्रकार से वो अपने एक फोर्ट बनाता था, आसपास बाउंड्री कर देता था, इस तरह से भी वो बना। उसके बाद है प्लेन सेटलमेंट। Planned settlement with sites that are not spontaneously chosen by the villagers themselves. Planned settlement are constructed by the government by the providing shelter, water and the other infrastructure. आजकल हम देखते हैं कि बहुत से एरियाज में जो सरकार है वो एक प्लानिंग के तहत सेटलमेंट करती है, आपकी यहाँ कॉलोनी होगी, इस प्रकार से वो सेटल किया जाता है, वो प्लानिंग के तहत से। उसमें जो स्ट्रीट है और जितने भी प्लेसेस है, मार्केट है या कोई वर्शिप प्लेसेस है, इस प्रकार सेटल किया जाता है। पहले उसकी प्लानिंग की जाती है मैप के ऊपर, उसके बाद उसको बढ़ाया जाता है। जैसे अर्बन एरियाज में आजकल सेक्टर की बात करते हैं, सेक्टर कटे हुए या इस प्रकार से कई और हाउसिंग सोसाइटी निर्माण करती है, तो इस तरह का काम सरकार के द्वारा किया जाता है। उसमें सभी प्रकार की फैसिलिटीज दी जाती है बाय प्रोवाइडिंग द शेल्टर, वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन रिक्वायर्ड लैंड्स। स्कीम ऑफ द विलेजेस रियलाइजेशन इन द इथियोपिया एंड कैनाल कॉलोनीज इंदिरा गांधी कैनाल। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो जो इंदिरा गांधी कैनाल उसके आसपास इस तरह की कॉलोनी बसाई गई है, उसका कमांड एरिया, यानी जहां जहां तक उसका वाटर जाता है उस एरिया में इस प्रकार की कॉलोनी बसाई गई। कमांड एरिया इन इंडिया आर सम गुड एग्जांपल। तो ये था इसके बारे में। तो हम बात करते हैं रूल सेटलमेंट का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का होता है। पैटर्न है कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए पैटर्न, पैटर्न होता है उसकी भी जो शेप है, साइज है, शेप किस प्रकार की होती है। कोई कोई गांव है वो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर है या उसके अंदर लिनियर है, किस प्रकार का उसकी शेप जो है वो कैसी है। पैटर्न्स ऑफ द रूल सेटलमेंट रिफ्लेक्ट द वे the houses are sited in the relation to each other. The site of the village, the surrounding topography, topography and terrain influence the shape and size of the village. यानी किसी भी गांव वहां पर बसा है उसकी जो टोपोग्राफी है, उसका जो धरातल है, उसकी शेप कैसी होगी। रूल सेटलमेंट में बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग की अगर हम बात करते हैं। तो मेन टाइप्स आर द प्लेन विलेज, प्लेट्यू विलेज, कोस्टल विलेज, फॉरेस्ट विलेज एंड द डेजर्ट विलेज, ये इसके होते हैं। जैसे हम बात करते हैं मेन टाइप प्लेन विलेज, प्लेन एरिया, वहाँ पर मोस्टली जो काम होता है वो खेती बाड़ी का होता है, वहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करते हैं। दूसरा इसके अंदर बात करते हैं प्लेट्यू विलेज, वहाँ पर माइनिंग की जाती है, साथ साथ माइनिंग भी की जाती है। इसके अलावा कोस्टल विलेज होते हैं तो वहाँ फिशिंग की जाती है। फॉरेस्ट विलेज में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ लंबरिंग का काम होता है। और डेजर्ट विलेज की बात करते हैं तो वहाँ एनिमल हस्बेंड्री, इस प्रकार की पशुपालन या खेती बाड़ी की जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस देयर में भी फार्मिंग विलेजेस, फिशरमैन विलेज होते हैं, कुछ नंबर साइक विलेज होते हैं, इस प्रकार की पेस्टो विलेज होते हैं, इस प्रकार की काम। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म और शेप ऑफ द सेटलमेंट देयर में भी नंबर ऑफ द ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड शेप्स, सच एज द लीनियर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्टार लाइक, टी शेप विलेज। यानी उनकी जो शेप है वो कैसी। कई बार आप देखते हैं कि किसी रिवर के साथ साथ, कैनाल के साथ साथ हो गली में एक लाइन में बस गया, रेक्टेंगुलर हो गया, कोई सर्कुलर हो गया, बीच में जैसे कोई मान लीजिए तालाब आ जाता है या कोई लेक आ जाती है, इस प्रकार से। कई बार आप देखते हैं कि कई वहां पर रोड निकलते हैं, बहुत से रोड निकलते हैं, उसके साथ साथ सेटलमेंट है। टी शेप होता है, यानी एक साइड से रोड आगे से नहीं होगा, तो उसके साथ साथ गाँव बसी। एक डबल विलेज होता है, तो ये गाँव उधर बस गया, एक गाँव उधर बस गया, बीच में कोई तालाब है, इस प्रकार से डबल विलेज भी होते हैं। क्रॉस शेप विलेज होते हैं, आपस में क्रॉस करते हैं, तो इस प्रकार का है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पैटर्न। इन सच सेटलमेंट हाउसेज आर लोकेटेड अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ बसा हुआ, रेलवे लाइन के साथ है, रिवर के साथ है, कैनाल के साथ है, एज ऑफ ए वैली और ऑन ए लेक, उसके साथ साथ जो है बसे होते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर, इन एक लाइन में। नेक्स्ट आपका आता है इसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न। Such pattern of the roof settlement are found in the plain areas or wide intermonate valleys. The roads are rectangular and cut the each other the right angle. इस प्रकार से वो काटते राइट एंगल पर, और ये इसके पैटर्न कुछ दिखाए गए यहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये देख सकते हैं इसमें लिनियर पैटर्न है, क्रॉस शेप पैटर्न है, स्टार लाइक पैटर्न है, और टी शेप पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है और डबल पैटर्न। ये देख सकते हैं इसका थोड़ा सा मैं थोड़ा वाइट कर देता हूँ इसको, और ध्यान से आपकी बुक में भी होगा। किसी ने कुछ सिंबल भी देगा रेलवे लाइन का, रोड का, रिवर का, इस तरह से ये कैसे बसे, तो देख सकते हैं आप लोग।
उसके बारे में बात करते हैं सर्कुलर पैटर्न. Circular villages developed around the lakes, tanks, and sometimes the village is planned in such a way that the central part remains open and used for the keeping the animals to protect them from the wild animals. इस प्रकार उसके चारों तरफ जो है वो कुछ छोड़ देते हैं एरिया, या कोई जैसे दीवार निकाल देते हैं, खाई निकाल देते हैं, ताकि वाइल्ड एनिमल्स से बचाव हो उसके. नेक्स्ट इसमें आपका स्टार लाइक पैटर्न. With the several roads converge star cities, यानी जहाँ पर कई रोड मिलते हैं आपस में और उस रोड के साथ साथ सेटलमेंट हो जाती है. बाय द हाउसेस बिल्ट अलोंग द रोड, उसको बोलते हैं स्टार लाइक पैटर्न. इसमें दिखा जा रहा है. दूसरा इसके अंदर आता है टी शेप्ड या वाई शेप. ये देखिए टी शेप और द क्रूसीफॉर्म बोलते हैं इसको सेटलमेंट. एंड टी शेप्ड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टी शेप्ड ये धक्का एक सेटलमेंट developed in the tri-junction the road. Now tri-junction होता है, while the Y-shaped settlement emerges as a place where the two roads converge in the third one and houses are built along these roads. Cruciform settlement develop on the crossroads and houses extend in all the four directions. जो है चारों डायरेक्शन में जो है वो हाउसेज बने होते हैं. तो इस प्रकार से कुछ दिखा के रखा है इसके अंदर. लीनियर पैटर्न सेटलमेंट, ये देखिए फोटो आपके पास है, और वाई शेप सेटलमेंट. इस प्रकार से जो है ये कुछ पिक्चर दिखाई गई है, तो उसको ध्यान से देखें बच्चों. उसके बाद हम बात करते हैं डबल विलेज. डबल विलेज में क्या होता है? डबल विलेज जो है वो these settlements extend on both sides और रिवर वेयर देयर इज ए ब्रिज और द फेरी. इसके यानी कोई रिवर आ जाती है बीच में या कोई तालाब आ जाता है, तो इस प्रकार से ये डबल विलेज की अगर बात करते हैं. आइडेंटिफाई दिस पैटर्न ऑन एनी टोपोग्राफिकल शीट विच यू हैव स्टडी इन द प्रैक्टिकल वर्क. इसमें प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो उसमें देख सकते हैं भी कहाँ पर किस प्रकार का जो है वो पैटर्न पाया जाता है, कौन सी शेप पाई जाती है. टोपो शीट्स होती है जिसमें विस्तार से डिटेल में होती है. तो ये था इसका पैटर्न ऑफ द रूल सेटलमेंट्स. पूरे वर्ल्ड में जो है पैटर्न कहाँ पर किस प्रकार की पाई जाती है. अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉब्लम ऑफ द सेटलमेंट. कोई भी सेटलमेंट है उसकी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो गांव है चाहे वो शहर है. तो आज के टाइम में आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. अगर हम ग्रामीण एरियाज की बात करते हैं तो यहाँ मेन प्रॉब्लम देखते हैं कौन कौन सी पाई जाती है. रूल सेटलमेंट्स इन द डेवलपिंग कंट्रीज आर ए लार्ज इन नंबर एंड पुअरली इक्विप्ड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर. यानी वहाँ पर जो बेसिक जो आधारभूत ढांचा है उसकी कमी पाई जाती है. दे रिप्रेजेंट ए ग्रेट चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द प्लानर्स. अगर वहाँ पर मान लीजिए कोई प्लानिंग करना चाहता है तो उसके लिए एक चैलेंज है, चुनौती है. सबसे जो मेन चुनौती है सप्लाई द वाटर टू द रूल सेटलमेंट. यानी वाटर सप्लाई वहाँ पर ठीक ठाक नहीं होती, खासकर से डेवलपिंग कंट्रीज में, जस्ट लाइक इंडिया. जो इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज की बात करती तो यहाँ पर सप्लाई द वाटर टू रूल सेटलमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज इज नॉट एडिक्वेट. सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, गंदा पानी पीते लोग. People in the villages, particularly in the mountainous and the arid areas, have to walk long distance to fetch the drinking water. इसके अलावा जो माउंटेन एरियाज है, डेजर्ट एरियाज है, तो वहाँ पीने की पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा, बहुत दूर से पीने का पानी लेना पड़ता है. वाटर बोर्न डिजीज सच एज द, इसमें कई प्रकार के जैसे पीलिया है, जॉन्डिस है, इस प्रकार की बीमारियाँ हो जाती है. कॉमन प्रॉब्लम, यानी गंदा पानी पीते हैं और उससे बहुत सी बीमारियाँ फैल जाती हैं. ये तो हमारे यहाँ अर्बन एरियाज में भी कई बार ऐसा होता है, कोई लाइन कट हो जाती है तो उससे गंदा पानी आता है. The countries of the South Asia face conditions of the drought and flood very often. इसके अलावा जो साउथ एशियन कंट्री है वहाँ पर आमतौर पर फ्लड आती है और क्रॉप कल्टीवेशन स्किल्स जो है इन एब्सेंस ऑफ द इरिगेशन और इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं होती, तो वहाँ उसका जो सिस्टम है, जो कल्टीवेशन का जो एक क्रम है वो सफर करता है. यानी कई बार बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, कई बार नहीं होती. इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है. इन जनरल एब्सेंस ऑफ द टॉयलेट एंड द गार्बेज डिस्पोजल, ये इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती वहाँ पर. यानी जो टॉयलेट है, कूड़ा कचरा है, उसकी जो डिस्पोजल फैसिलिटीज जो है वो नहीं होती, जिसके कारण कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है. कॉज द हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम. डिजाइन एंड यूज ऑफ द बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ हाउसेज वेरी फ्रॉम वन इकोलॉजिकल रीजन टू द अनदर. यानी वेरी करता है प्लेस टू प्लेस ही.
कहीं पर अलग टाइप के हाउस है, कहीं पर अलग टाइप के हाउस है। इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। द हाउस इज मेड अप ऑफ द मड, वुड एंड थैच। इस प्रकार से भी भारत से बने होते हैं, लकड़ी से बने होते हैं, कई भूसे से बने होते हैं। रिमेन्स स्टेबल टू द डैमेज ड्यूरिंग द हैवी रेन्स। इसमें बात करते हैं मोस्ट इस एरिया की, तो इस प्रकार के मकान होते पक्के नहीं होते, बना नहीं सकते वहां पर, और वो जैसे ही फ्लड आती है, हैवी रेन होती है, वो सारे के सारे जो है वो बह जाते हैं। एंड रिक्वायर द प्रॉपर मेंटेनेंस एवरी ईयर, तुमको हर साल हमें जो है मेंटेनेंस करना पड़ेगा। मोस्ट हाउस डिजाइन आर द टिपिकली डेफिशिएंट इन द प्रॉपर वेंटिलेशन। कई बार हम देखते हैं, हम मकान बनाते हैं तो उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता, बहुत जरूरी है। Besides the design of a house include the animal shape along with its the fodder support. जैसे मकान बनाते हैं ग्रामीण एरियाज में, तो वहाँ पशुओं के रहने के लिए एक शेड होता है, उसके साथ साथ चारा रखने का स्थान होता है। इस प्रकार की फैसिलिटी जो है वो होनी चाहिए, होती है। दिस इज ए purposely done to keep the domestic animals and their food properly protected from the wild animals. इसके अलावा अगर हम ग्रामीण एरिया की बात करते हैं तो वहाँ पर अनमेटल रोड है। आज भी मेटल रोड नहीं, पक्की सड़कें नहीं, बहुत से ग्रामीण एरियाज में जो है वो कच्ची सड़कें। अनमेटल रोड्स एंड लैक ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क क्रिएट्स यूनिक के प्रॉब्लम। ये भी है, वहाँ पर आज का जो मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है वो नहीं है, इतना फास्ट नहीं है, स्लो है। During rainy season, the settlements remain cut off and pose serious difficulties in the providing emergency services. It is also difficult to provide adequate health and educational infrastructure for their large rural population. तो ये भी एक इसका मेन फैक्टर है, वहाँ पर जो इस प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। It is also difficult to provide the adequate health and educational infrastructure for the large rural population. जनसंख्या ज़्यादा होती है, सभी के लिए एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी जो है हम नहीं पहुँच सकते। The problem is the particular series where the proper utilization has not taken place and houses are scattered over a large area. यहाँ पर इस प्रकार के बहुत से गांव हैं और वहाँ पर सभी प्रकार की फैसिलिटी जो है हम नहीं दे सकते। ये था इसकी कुछ अर्बन रूरल एरियाज की प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अर्बन सेटलमेंट, ये अर्बन सेटलमेंट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो इसमें आज जो हमने पढ़ा बच्चों वो ये था, मेन देख सकते हैं आप, दोबारा मैं एक बार उसको रिवीज कर देता हूँ। तभी सेटलमेंट क्या होती है, यानी जो सेटलमेंट है, ह्यूमन सेटलमेंट क्या होती है और ये कितनी प्रकार की होती है, यानी एक रूरल सेटलमेंट होती है और एक अर्बन सेटलमेंट होती है। उसके बाद फिर सब अर्बन एरियाज है जिक्र किया, दोनों में डिफरेंस किया, गांव किसको कहते हैं, शहर किसको कहते हैं, दोनों में किस प्रकार से सेंसस ऑफ इंडिया 1911 में किस प्रकार से डिफाइन किया गया, अगर इंडिया की बात करते हैं। उसके बाद हम टाइप्स इन द पैटर्न ऑफ सेटलमेंट, दो टाइप की होती है, कॉम्पैक्ट और द न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, और एक होती है डिस्पर्स, यानी कॉम्पैक्ट जो है वो काफी डेंस होती है और स्कैटर्ड जो है उसमें कम होते हैं। इसके अलावा फिर भी कौन कौन से फैक्टर हमने इसमें यहाँ पर भी कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो सबसे जो मेन फैक्टर था वाटर सप्लाई लिया हम सबसे पहले, वाटर सप्लाई के बाद फिर लैंड है और अपलैंड्स है, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल था आपका, और उसके बाद फिर डिफेंस से इसके अंदर डिफेंस था और प्लस नेक्स्ट हमने किया इसमें आपका रूल सेटलमेंट पैटर्न, पैटर्न किस प्रकार का रहेगा उसका, यानी कई प्रकार के गांव होते हैं जो उनके सेटिंग के आधार पर, फंक्शन के आधार पर। उसके बाद फिर फॉर्म ऑफ द शेप्स, यानी उसकी शेप जो है वो कैसी है, लीनियर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, स्टार लाइक है, इस प्रकार से उन्होंने जिक्र किया इसका और इसको डिफाइन किया। इसके कुछ ये मैंने आपको दिखा रखा है किस प्रकार से लीनियर है, क्रॉस शेप पैटर्न है, और इसके अलावा स्टार लाइक पैटर्न है, टी शेप पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न। तो ये इस प्रकार की। उसके बाद हमने इसमें पढ़ा भी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है ऑफ द रूल सेटलमेंट की कौन कौन सी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम जो मेन है मैंने आपको बताया अभी, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, वहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो पावर सप्लाई की अगर बात करते हैं आज खासकर से इंडिया में जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जो बिजली की प्रॉब्लम है, दीज आर द मेन प्रॉब्लम, ये कह सकते हैं आप इसमें। तो इसका नेक्स्ट जो पार्ट 2 है वो बाद में बताएंगे आपको, अर्बन है, अर्बनाइजेशन के बारे में, अर्बन पॉपुलेशन और उसमें क्या क्या कौन कौन से अर्बन एरियाज आते हैं, ये अब आपको कल बताएंगे। तो इसी के साथ ये आपका ये पार्ट 1 जो है वो खत्म होता है।